श्री उज्ज्वल भट्टाचार्य भी हमारे साथ हैं। आपका वेलकम है यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद। श्री उज्ज्वल भट्टाचार्य जी लंबे समय तक जर्मनी में रेडियो स्टेशन में पत्रकार रहे और आपने एक लंबा सफर पत्रकारिता में तय किया है। मगर पत्रकारिता जर्नलिज्म के साथ साथ आपके भीतर एक कवि का हृदय भी रहा है और आप लगातार साहित्य से जुड़े रहे। आपने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की जो कविताएं हैं, साहित्य हैं, उपन्यास हैं, उन पे काफी रिसर्च किया है और उसको काफी पढ़ा है, एनालाइज किया है। आपने अभी 100 कविताओं का अनुवाद आपने किया और वो पुस्तक अभी प्रकाशित हुई जो बहुत ही चर्चित रही है। ये आपकी पुस्तक लम्हे लौट आते हैं। ये पुस्तक हमारे YouTube व्यूवर्स देखें, ये बहुत ही चर्चित पुस्तक रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आपकी किताब ये लम्हे लौट आते हैं, ये श्री उज्ज्वल भट्टाचार्य जी, ये मेन इसमें क्या थ्रस्ट रहा है इसमें कविताओं का? दरअसल ये विश्व की विभिन्न भाषाओं के 22 कवियों की 100 कविताओं के अनुवाद का एक संग्रह है जी। और इसमें देखा ये गया है कि 22 कवि वो तो एक आंशिक चयन ही हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रही है कि विभिन्न स्वाद के कवि हों जी। इसमें बर्तोल्ट ब्रेख्ट है जी, तो पाब्लो नेरुदा है, निकानोर पारा है, पॉल एलुआर है, अतिला जोसेफ है, फारूक फारूकजाद है, फिर आपके ऑक्टावियो पाज, अफ्रीका के कवि सेंघोर, अंतोनियो जासिंतो, या इंडोनेशियाई भाषा के कवि खैरिल अनवर। जी जी। मतलब एक इसका बहुत ही आंशिक चयन के बावजूद इसका मेरी कोशिश ये रही है कि इसका आयाम जहाँ तक हो सके व्यापक हो और इसमें से अगर कोई संदेश आता है तो आज के समय में मैं समझता हूँ संस्कृति और साहित्य के लिए एक संकट है जिसमें संस्कृति और साहित्य को जो लोग महत्व देते हैं उनकी उनके अलग अलग रुझान भले ही हो, कोई प्रगतिवादी है, कोई कलावादी है जी। आज सबका कर्तव्य है कि साहित्य और संस्कृति की समग्रता को वो समग्रता का वे प्रतिनिधित्व करें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए इसमें कविताएं हैं जिनको प्रगतिवादी जिनके पक्षधर हैं, इसमें ऐसी कविताएं हैं कलावादी जिनके पक्षधर हैं। बिल्कुल। आज भारत में जो सांस्कृतिक राजनीतिक संकट है उसके मद्देनज़र हमें इस पूरे आयाम का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, पूरे आयाम की रक्षा करनी पड़ेगी। शायद इस किताब का ये एक राजनीतिक संदेश हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही जो है ये उल्टा, ये दोनों तरह ये भी है और हमारे YouTube व्यूवर्स ये भी देख सकते हैं। श्री उज्ज्वल भट्टाचार्य जी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी विश्व में जाना जाता है, इन्होंने भारतीय साहित्य को विश्व के मानचित्र पर ससम्मान स्थान दिलाया है और उनकी एक विशिष्ट पहचान
रही है। 1913 में 1913 में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला। राष्ट्रगान के रचयिता भी वो रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व साहित्य क्षेत्र में जिसने साहित्य के क्षेत्र में आकाश की उन बुलंदियों को छुआ है जिसको कोई भी साहित्यकार वहां तक पहुंचना उसके लिए मुमकिन नहीं है। उन्होंने कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे और शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही साथ शांति निकेतन में विश्व भारती, ये सारी चीजें हैं। हमारे YouTube व्यूवर्स को इसके संबंध में कुछ विस्तृत रूप से इस पे प्रकाश डालेंगे गुरुदेव के साहित्य पे। देखिए 1913 में जब रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिला जी, तो वो एक अनोखी घटना थी विश्व साहित्य के लिए और भारत के लिए भी जी। भारत के लिए इतना बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान, उसके बारे में तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। विश्व साहित्य नोबेल पुरस्कार के तब तक के इतिहास को अगर हम देखें तो रविंद्रनाथ ठाकुर पहले ऐसे कवि थे जो यूरोप के बाहर, और हालांकि उन्हें गीतांजलि के अंग्रेज़ी अनुवाद जो बहुत अच्छा अनुवाद नहीं है उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन वो एक वर्नाकुलर भाषा के कवि थे और ये बात सबको पता था। उसमें से कुछ कविताएं लेकर एक संग्रह गीतांजलि अंग्रेजी में, जो बांग्ला गीतांजलि से बिल्कुल अलग है, उसके लिए पुरस्कार मिला। एक अलग बात ये है कि रविंद्र साहित्य के विवर्तन और रविंद्र व्यक्तित्व के विकास में असली दौर उसके बाद शुरू होता है। उससे पहले रविंद्र साहित्य और रविंद्र व्यक्तित्व कहा जा सकता है वो असंपूर्ण था जी। वो निखर कर अभी सामने नहीं आया था। हुआ क्या कि नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद, जिसमें ये भी सच है कि उस वक्त तक रविंद्रनाथ ने जितना लिखा था, शुरू की रचनाओं को, संग्रहों को हम छोड़ देते हैं, मानसी, सोनातरी, खेया, आपका नैवेद्य, क्षणिका, उत्सर्ग, और उसके बाद आता है गीतांजलि, गीतिमाल्य, जिनकी कविताएं अंग्रेजी गीतांजलि में ली गई है। तो एक काफी बड़ा उनका रचना कर्म हो चुका था। उस रचना कर्म का भी परिचय हमें नोबेल पुरस्कार में नहीं मिलता है, जिसमें उत्सर्ग, खेया, गीतांजलि, गीतिमाल्य और नैवेद्य से कुछ कविताएं ली गई है। अब एक अपेक्षा जगी नोबेल पुरस्कार के बाद। अब वो विश्व कवि थे और उनकी कलम से विश्व कवि की कविताएं आनी थी, और ये अपेक्षा दूसरों से ज्यादा उन्हें खुद अपने प्रति थी। बहुत अच्छी। और एक तपस्या शुरू होती है। मैं थोड़ा गीतांजलि, गीतिमाल्य और गीताली, जिसे गीति पर्व की कविता का, जो उसके बारे में अलग से बात करूंगा, लेकिन मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। इसमें आध्यात्मिक कविताएं छंदों में, उसके बाद आता है बलाका, जो छंदों में भी है, छंदों को तोड़ते खुले छंद में है कविताएं, और बिल्कुल उस आध्यात्मिक पर्व को पीछे छोड़कर एक नए किस्म की कविताएं, विद्रोही कविताएं आती हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो गद्य कविता में आते हैं। परिशेष काव्य ग्रंथ के साथ
खुलेआम देश की अवस्था पर उनका जो दर्द वो उभर कर आता है। प्रश्न कविता है, हाँ, जिसमें वो कहते हैं, हे भगवान, तुमने युग युग में अपने दूतों को भेजा है, हाँ, उन्होंने हमें संदेश दिया कि क्षमा करो, प्यार करो, और वे वर्णनीय है, स्मरणीय है, लेकिन फिर भी अपने दरवाजे के बाहर व्यर्थ नमस्कार के साथ हमने उन्हें लौटा दिया। क्या बात। फिर वो कहते हैं कि मैंने देखा है गुप्त हिंसा, कपट, रात्रि के अंधकार में असहाय लोगों पर चोट कर रही है। मैंने देखा है कि प्रतिकारहीन, प्रतिरोधहीन शक्तिशाली के अपराध के सामने न्याय की आवाज़ खामोश रोती रहती है। मैंने देखा है उन्माद होकर तरुण बालक पत्थर में माथा कूटकर मरते हैं। मेरी आवाज़ आज रुद्ध हो चुकी है। मेरी बांसुरी में संगीत नहीं है। मेरी बांसुरी में संगीत नहीं। हाँ, अमावस की रात ने मुझे घेर लिया है और इसीलिए आंसू भरी आवाज़ में मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने उन्हें माफ़ किया? क्या तुमने उनसे प्यार किया? यहाँ एक तरफ जहाँ देश की हालत, हाँ, और अंग्रेज़ी शासन के दमन पर गुस्सा और दुख है, दूसरी तरफ इसे हम वो आध्यात्मिकता के दौर से उबरकर एक नए दौर में आने की सूचना भी देख सकते हैं कि भगवान कैसे भगवान हो तुम? ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? सवाल करने लगते हैं, जो आगे बढ़ता जाता है और उनके जीवन के अंत में हम आध्यात्मिकता का एक नया स्तर देखते हैं जहाँ न तो कोई भगवान है, हाँ, और न तो उनकी अपनी कुछ कोई चाह है, हाँ, वो अपने अंदर समा जाते हैं। मेरे अंदर क्या है उसे खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मनीषी उस युग में हुए हैं बहुत सारे। दो अंतर है दूसरों के साथ। पहला अंतर जहाँ मुझे रविंद्रनाथ और गांधी में समानता दिखती है वो यह है, मैं जिसे क्रमागत विकास कहना चाहूँगा। क्रमागत विकास, क्रमागत, लगातार। गांधी और टैगोर। हाँ, हाँ जी। आप 1920-30 जी में उनके लेख वगैरह को पढ़िए, हाँ, जिससे आप अक्सर सहमत नहीं हो पाएंगे, और देखिए कैसे वो जो है कुछ अपनी पुरानी सोच को बदल रहे हैं, बदल कर बदल रहे हैं और एक नया आसमान उनके सामने खुलता जा रहा है। क्या बात है। गांधी जी शुरू में वर्ण व्यवस्था के प्रबल पक्षधर थे। धीरे धीरे वो उससे उभरते कि घर और बाहर उपन्यास में के राष्ट्रीय आंदोलन में वो एक जो उग्रता थी, उस उग्रता के खिलाफ नम्रता और सहनशीलता को उभारते हुए इन दोनों के द्वंद्व के रूप में घर और बाहर उपन्यास लिखते हैं। गोरा में जिसकी शुरुआत हुई थी, घर और बाहर उसका अगला चरण है, अगला चरण कहा जा सकता है। यहाँ से एक नया विकास शुरू होता है और जो अंत तक चलता रहता है। लेकिन उसमें उनका जो आध्यात्मिक विकास है उसकी भी शायद उसकी एक भूमिका थी। शायद उस पर हम आगे भी बात करेंगे। जी।
ये जर्मनी में आप काफी वर्षों तक जर्मनी में रहे, तो जर्मनी ने हिटलर का उदय देखा और उसके बाद आज के दौर में आप जर्मनी में क्या देखते हैं? हिटलर के प्रति जो जर्मन लोग हैं, जर्मन के युवा हैं, जर्मन के अंदर जो जर्मन साहित्य है, जर्मन जर्नलिज्म है, उसमें वो हिटलर को किस रूप में देखते हैं? आज का क्या दौर है जर्मनी में? देखिए, हिटलर आज के दौर में जर्मनी में एक स्थापित खलनायक है, जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती। स्थापित खलनायक? हाँ। हिटलर की किताबें एक ही वो जो उनकी हाँ, माइन काम्फ, मेरा संघर्ष, वो किताब वहाँ गैर कानूनी है। अच्छा। अब बहस चल रही है कि एक उदारवादी समाज में कोई किताब गैर कानूनी होनी नहीं चाहिए, और दूसरी बात ये कि वो किताब भले ही गैर कानूनी है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। हाँ, तो मिल ही जाएगी किताब। और इंटरनेट के दौर में हाँ, तो मेरे पास भी लैपटॉप में वो किताब है। हाँ, जी। तो वो एक अलग बात है। और ये भी है कि वो एक छोटा सा हिस्सा, खासकर नौजवानों का, जी, 2% शायद, हाँ, जिसको हम उग्रवादी कहते हैं, दक्षिणपंथी उग्रवादी, वो है। दूसरे देशों में भी है, दूसरे यूरोपीय देशों के मुकाबले जर्मनी में कम है। हाँ। अच्छा। यहाँ कुछ लोग कहेंगे वहाँ तो एक नस्लवादी पार्टी उभरी है। हाँ, उभरी है। हाँ। लेकिन उसमें भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने को हिटलर का वारिस कहे। हाँ। वो आप्रवासी विरोधी पार्टी है। हाँ। लेकिन हाँ, इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, लेकिन वो भी नाजीवाद को सब्सक्राइब नहीं करता है, तो इसलिए वो कोई फैक्टर नहीं है। हम लोग रविन्द्रनाथ पर बात कर रहे हैं। जी, हाँ, रविन्द्रनाथ मुसोलिनी से बहुत प्रभावित थे एक अरसे तक। हाँ, वो ऐसा है, मुसोलिनी तो कई भारतीय नेताओं को टैप करना चाहता था, नेहरू ने ठुकरा दिया, और कोई दूसरा नेता उनसे मिला नहीं, किसी ने उनकी तारीफ नहीं की। लेकिन वो लातिन अमेरिका जाते वक्त बीच में इटली में रुके थे, तुरंत उनका ऐसा आवभगत किया मुसोलिनी ने कि रविन्द्रनाथ मुग्ध हो गए, और यूरोप में रविन्द्रनाथ का एक भक्त समुदाय हो चुका था, जिनमें तमाम मानवतावादी लोग थे। वो जो है बहुत ही आहत हुए। स्विट्ज़रलैंड में वो गए तो वहाँ इटली की एक अभिजात महिला थी, जिसे भागकर स्विट्ज़रलैंड आना पड़ा था मुसोलिनी आने के बाद। उन्होंने सीधे सीधे एक सभा में रविन्द्रनाथ से सवाल किया कि रविन्द्रनाथ, आप इस दौर में इटली में क्यों आए? तो उसका रविन्द्रनाथ को पता चला, धीरे धीरे वो हट गए। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक नायक के प्रति, एक नायक होना चाहिए जो देश का सब कुछ संभाल देगा, ये था। उससे उबरने में रविन्द्रनाथ को काफ़ी समय लगा, टाइम लगा। और इस सिलसिले में यूरोप के जिन बड़े लेखकों के साथ उनके संपर्क बने थे, उनके साथ बातचीत से उन्हें काफ़ी मदद मिली। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा रोमेरोला का। अच्छा, रोमेरोला। हाँ, रोमेरोला ने उनको बताया कि गुरुदेव ये क्या है? हाँ, ये जो है एक मानवद्रोही हैवान है। और रविन्द्रनाथ ने समझा उसको। उसका नतीजा ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध आने से पहले ही जो सारे विश्व में लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवियों का जो मोर्चा बन रहा था, रविन्द्रनाथ उसमें शामिल हुए। लीग अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म
का एक वो निकला था, एक उसकी एक अपील निकली थी नाजीवाद और युद्ध के खिलाफ। रविंद्रनाथ ने उस पर दस्तखत किया। भारत में जो पोलिश सोसाइटी की ओर से कलकत्ता में जो आयोजन किया गया, पोलिश सोसाइटी और नए बने प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से जी, उसमें वो गए। गोरकी के जन्मदिवस पर प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से जो आयोजन किया गया उसमें उन्होंने भाषण दिया। वो कलकत्ता में प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे सम्मेलन में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उनकी तबीयत इस बीच इतनी ख़राब हो चुकी थी वो जा नहीं पाए और उन्होंने एक संदेश भेजा। तो ये यहाँ तक का जो विकास है, जी जी, हाँ, इसको देखना पड़ेगा। ये रविदास की खासियत थी। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद आपको। और आपकी पुस्तक पब्लिश होने जा रही है, हमारी बहुत बहुत आपको ग्रीटिंग्स एडवांस है। और पुस्तक के प्रकाशन के बाद फिर हम लोग मिलेंगे, ज़रूर, आप कीमती वक्त हम लेंगे और बहुत सारी बातें हैं और हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद।